एवरीवन, कैसे सभी लोग। मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लॉजिकल शाकिर में। दोस्तों, हार्डवेयर हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी क्या होता है, आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कौन किस कैटेगरी का होता है, रैम का डेफिनेशन, रैम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जरूरी होता है, रोम का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने तरह का होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, आपका एसएसडी कैसे काम करता है। ये सारी चीजों को देखेंगे और उस पर फिर देखेंगे हम लोग बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं, यानी कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में थे, कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आगे आपको एग्जामिनेशन में होंगे। तो थ्योरी के साथ जितने एमसीक्यूज होते हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम लोगों ने आईपीओएस के अंदर में आई कर लिया, पी कर लिया, ओ कर लिया, हमारा एस बचा हुआ है। एस का मतलब हमारे पास जो यहाँ पे स्टोरेज सिस्टम है ये बचा हुआ है। तो इसको आज हम लोग करेंगे और उसके बाद कंबाइंड करके फिर से हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी स्लैश यहां दे दो स्टोरेज। ठीक है, स्लैश स्टोरेज। ठीक है, जब हम मेमोरी की बात करेंगे तो हम वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्पोररी मेमोरी की बात कर रहे होंगे। जब हम स्टोरेज की बात करेंगे तो हम परमानेंट मेमोरी की बात कर रहे होंगे या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहे होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो बेसिकली यहाँ स्टार्ट होता है मेमोरी यूनिट से। तो मेमोरी यूनिट है कि अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट। मतलब मेमोरी यूनिट किसको कहेंगे हम लोग, जितना अमाउंट ऑफ डेटा हम डेटा स्टोर करके रख रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टोरेज है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये बॉटल है, इसका ½ लीटर का स्टोरेज है, तो इसके अंदर हम लोग ½ लीटर का पानी रख सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ½ लीटर का इसका स्टोरेज है। राइट, समझ में आ गई बात। तो मेमोरी स्टोरेज क्या है, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट। किसी भी स्टोरेज यूनिट या किसी मेमोरी या किसी स्टोरेज के अंदर में अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ डेटा रख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मेमोरी यूनिट। इसकी जो स्पीड है या इसकी जो कैपेसिटी है वो बाइट्स में मेजर की जाती है। एक मिनट रुक जाना, मुझे आपका कमेंट भी पढ़ना है, तो मैं अपना मोबाइल थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब भी हम लोग स्टोरेज की बात करेंगे तो इसको हम लोग बाइट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, गीगा बाइट बोलते हैं या मेगा बाइट बोलते हैं। तो इसको बाइट्स में मेजर किया जाता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मतलब जब हम बात करेंगे किसी भी स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं बिट को, और जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग का यहाँ पर कमेंट भी आते रहना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग उमंग, वेरी गुड इवनिंग। देखते रहो। चलिए, तो यहां पर जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, इसका बिट है, दैट इज बाइनरी डिजिट है। और ये जैसे मैंने जीरो लिखा, तो ये जीरो लिखा, इसका मतलब ये कितना बिट डेटा है, एक बिट है। ये बिट क्या हो गया, जीरो लिखना मतलब एक बिट डेटा हो गया। वन लिखा, वन का भी मतलब क्या हो गया, एक बिट हमारे पास डेटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया आपका, बिट हो जाएगा। बिकॉज 0 और 1 वहां से हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है। तो बेसिकली इसमें हम लोग बाइनरी नंबर की बात करते हैं, बिट को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। चलिए, अब हम लोगों के पास जो मेजर चीजें है जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कितना आपको पढ़ना है जो सफिशियंट हो, मतलब मोर देन सफिशियंट हो, कि आपको हर तरह के वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो आपका जो ये टाइप है मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या हो गया कि भाई अगर हमारे पास बिट्स है तो बिट्स को बाइट्स में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कितना किलो बिट बराबर कितना बाइट होगा, कितना मेगा बाइट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली यहाँ पर कन्वर्जन। और कन्वर्जन से आपके एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, मतलब एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम दोगे तो एक से दो क्वेश्चन है जो 100% आपका आता ही आता है एग्जामिनेशन में, इसको दिमाग में रखिएगा। तो जब भी हम लोग 4 बिट के कलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, ये कहलाता है आपका एक निबल। मतलब क्या हो गया, मान लो हमने कुछ ऐसे रैंडमली लिखा 1 0 1 1, तो देखो एक बिट, दो बिट, 3 बिट, 4 बिट, तो इसको, इस कंप्लीट को हम लोग बोलेंगे ये बराबर क्या हो गया, 1 निबल हो गया। ठीक है, 1 निबल बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स की, तो ये कहलाता है आपका 1 बाइट। ठीक है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 बिट्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 8 बिट कंटिन्यू हमने लिखा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक बिट, एक बाइट कहलाएगा। और क्योंकि 4 बिट बराबर आपका एक निबल है, तो 8 बिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 निबल। इट मींस कि यहां पर हम एक बाइट बराबर बोल सकते हैं कि एक बाइट बराबर हमारा 2 निबल यहां पर है। ठीक है, अब एक चीज और देखो ध्यान से,
यहां पर जब हम बात करते हैं किलो, किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। किलो का मतलब यहां पर अगर अप्रोक्सीमेट ले ले तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1 किलोबाइट, किलोबाइट का मतलब ये जब भी होगा वो 2 के पावर में होगा, ठीक है। यहां पर जब भी होगा 2 का पावर में ही डेटा होगा। हम लोग ऐसे अप्रोक्सीमेट में हम लोग लिख लेते हैं 1000, लेकिन 1000 नहीं होता, वो हमेशा 2 के पावर में होता है। क्यों 2 के पावर में होता है? क्योंकि हमारे पास दो ही बिट्स पर काम करता है, 0 और 1। तो जो हमारे पास सिस्टम है बाइनरी डिजिट, उसमें कितने हैं, दो ही है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमेशा किसके पावर में होगा, 2 के पावर में होगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम 1 किलोबाइट की बात करेंगे तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1024 बाइट बराबर, जब आप इसको कन्वर्जन देखोगे 2 के पावर के टर्म में, तो 2 को अगर आप 10 बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाता है 1024 बाइट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा 1024 केबी बराबर होता है 1 MB। इसको हम लोग क्वेश्चन में भी आगे करते जाएंगे। ये जो हमारे पास 1024 केबी है, ये बराबर हो जाता है 1 MB के, और यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये 1024 MB बराबर मतलब क्या हो गया, देखो। अब ऑलरेडी यहां पर 1024 बाइट बराबर 2000 2 पे पावर 10 था। अब यहां पे 1024 और आ जा रहा है, मतलब 1024 गुना 1024 हो जा रहा है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी तरह से 1 GB बराबर होता है 1024 MB। 1 TB यानी 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। इसको आपको याद कर लेना है। इसको आपको प्रिंट निकाल कर पेपर में लिख के, जहां पर आप बैठते हो, जहां पर आप सोते हो, उसको लिख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है कन्वर्जन से। उसी तरह से 1 PB यानी पेटाबाइट का मतलब होता है 1024 TB के बराबर होता है, और 1 एक्साबाइट का मतलब होता है 1024 PB। 1 जेटाबाइट का मतलब होता है 1024 एक्साबाइट, और 1 योटाबाइट का मतलब होता है 1024 ZB। और ये कैसे बढ़ता जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया। 2 का पावर 10 से क्या होता जाएगा, वो रेज करता जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है कन्वर्जन को, एनी हो। यहां से आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे मेमोरी यूनिट का कन्वर्जन, यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में हम लोग कैसे जाएंगे। इसको अभी हम लोग आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी, जी हाँ, जेटाबाइट से आया था, इससे आएगा ही एक क्वेश्चन कंफर्म है। कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पे एक क्वेश्चन पूछता है इसका। इसलिए मैंने इसको एक चार्ट के रूप में आपको दे दिया, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर में हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है 3 पार्ट में। एक होता है हमारे पास इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। अब इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी का मतलब क्या हो गया, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा सीपीयू पढ़ा, उस सीपीयू के अंदर में देखा होगा, हमने आपको बता दिया कि रजिस्टर क्या होता है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो काम कर रहा है, कि डेटा जो रैम से फेच हो रहा है, कौन सा डेटा फेच होगा, कौन सा अगला होगा, किस मेमोरी लोकेशन में रखा होगा, ये सब काम कौन करता है, आपका रजिस्टर में टेम्पोररी स्टोर होता है। दूसरा हमने देखा कि अगर आपको एक्सेसिंग स्पीड बढ़ाना है, तब हम लोग कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो रैम और सीपीयू के बीच में होता है। तो जिन लोगों ने भी लास्ट क्लास नहीं देखा है, वो जाके लास्ट क्लास जरूर से देख लेना। जानवी आनंद, हेलो, ठीक है, वो लास्ट क्लास जाके जरूर से देख लेना। तो ये हमारा डन हो चुका है लास्ट क्लास में, और ये हमारा डन हो चुका है लास्ट क्लास में। रैम हमने आपको जो डे 1 हमारा फंडामेंटल का क्लास था, उसी के अंदर मैंने आपको रैम रोम के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं इसको। मेन मेमोरी बेसिकली किसको बोला जाता है, रैम को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं हम लोग रैम को मेन मेमोरी, क्योंकि सारा का सारा काम जो होता है, वो सारा का सारा काम कहाँ होता है, रैम के अंदर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको फंडामेंटल क्लास यानी जो डे 1 का क्लास है उसमें बता दिया है, ठीक है। उसी को हम लोग जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, रैम रोम आता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग या हेल्पिंग। तो इसको दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक होता है सिक्वेंशियल और एक होता है डायरेक्ट। आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। आज जो टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है और इसको कंप्लीट करना है, और इसमें कितने तरह का स्टोरेज आता है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आप लोगों को पता नहीं था क्या कि आज सेशन होने वाला है? आ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है आप लोगों की उपस्थिति दिख नहीं रही है, ठीक है। मैंने बोला था कि कल मैं सेशन लूंगा, और सेशन मैंने आपको बोला था कि नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिया करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट, कि सेशन हो रहा है ना। चलो, अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम लोग बोलेंगे रैम, ठीक है। भाई, हमने एक चीज बोला था, जितना काम होता है वो रैम के अंदर होगा। जितना काम होगा वो रैम के अंदर ही होगा। इसका मतलब रैम बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम के अंदर होगा, ठीक है। जितना काम होगा वो रैम के अंदर होगा। रैम के अंदर से ही सारी चीजें प्रोसेसर को मिलती है। बेसिकली हमारे पास क्या है, हम कुछ भी इनपुट देते हैं, तो ये हमारे पास रैम है,
और रैम से ही फिर किसको मिलता है, फिर मिलता है सीपीयू को। हम कुछ भी प्रोसेस दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो सब पहले कहाँ आएगा, रैम के पास आएगा और फिर रैम से उठ के सीपीयू के पास जाएगा। इट मींस कि रैम ही हमारा यहां पर क्या काम करता है, एज अ मेन मेमोरी, एज अ मेन मेमोरी काम करता है। ठीक है, रैम को ही हम लोग बोलेंगे यहां पर मेन मेमोरी, राइट। होप सो क्लियर होगा। अब देखो रैम के अंदर आने का फायदा क्या है, मैंने आपको क्या बोला, ये जो रैम है ये कैसा मेमोरी होता है, तो ये होता है आपका वोलेटाइल। क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, हर चीज मतलब हर एक जो कॉन्सेप्ट होता है बार बार एक ही चीज का बताने में टाइम जाएगा। तो वोलेटाइल होता है, क्या वोलेटाइल होता है ये भी मैं आपको फंडामेंटल की क्लास में बता चुका हूँ। वोलेटाइल इसको या टेम्पोररी इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि सारा का सारा काम इसके अंदर होता है, तो इसको फिक्स ना किया जाए ताकि ये मेमोरी को स्टोर करके रख ले। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो डेटा है उसको कंज्यूम करके रख ले स्पेस को, और आपको दूसरे चीज के लिए डेटा मिले ही नहीं। तो क्योंकि हमारा प्रोसेस लगातार चेंज होता रहता है, हम हर बार कुछ नया इनपुट देते हैं, तो रैम हमें खाली चाहिए होता है। तो रैम का मतलब हो गया कि काम कीजिए और सीपीयू फिर क्या करो, रैम को खाली कर दो। ठीक है, ताकि दूसरा प्रोसेस उसके अंदर आ सके। इसीलिए रैम ज्यादा होने के कारण आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक ये काम करता है। तो होता क्या है नॉर्मली, समझना। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि भाई रैम के अंदर हमारा सारा काम तो हो रहा है और ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो काम करेगा। मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया। जब भी मैंने स्विच ऑफ किया इसका मतलब रैम के अंदर जो कंटेंट था, जो हमारा रैम के अंदर जो कंटेंट था या जो भी चीजें थी, वो सब अब क्या हो चुका है, सब अब खत्म हो चुका है। मतलब खाली हो चुका है, रैम तो खाली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तभी तक काम करेगा। उसके बाद मैंने बोला कि भाई रैम के अंदर ही सारा काम होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम ऑन करोगे अपना सिस्टम, ठीक है, ऑन करोगे सिस्टम, तो क्या हमारा सिस्टम ऑन होगा, क्योंकि रैम के अंदर सारा काम होना है। रैम अभी क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, तो रैम के अंदर वो काम होगा ही नहीं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है फिर आपका रोम का। ध्यान देना, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है आपका रोम का। रैम रोम में साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर रोम का कॉन्सेप्ट आता है। रोम क्या हो गया, एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया। क्या हो गया ये, नॉन वोलेटाइल। और जब भी मैं नॉन वोलेटाइल की बात कर रहा हूं इसका मतलब परमानेंट की बात कर रहा हूं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गया। इसके अंदर हम लोग रखते हैं बायोस को। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता क्या है, इस चीज को समझना। जब आपने देखा होगा, जब आप कोई सिस्टम स्टार्ट करते हो, अपना मोबाइल ही जब आप ऑन करते हो, तो थोड़ा देर वो क्या होता है, वो जो जिस कंपनी का आप यूज कर रहे हो उसका लोगो आता है, फिर थोड़ा म्यूजिक बजता है, और कम से कम नहीं भी तो बहुत, अगर प्रोसेसर फास्ट भी है ना, तब भी आपका कम से कम 10-15 सेकेंड तो वो ऑन होने में ले ही लेता है। उस ड्यूरेशन में आप उसको जो भी काम दोगे वो कोई भी काम करता नहीं है, जो वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है उस वक्त, तो रोम एक ऐसा स्टोरेज है जिसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, बायोस रखते हैं। बायोस का काम होता है चेक करना। ठीक है, बायोस का काम होता है चेक करना। क्या चेक करना, कि भाई आपके सिस्टम के अंदर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वो सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। और उस ड्यूरेशन में जब हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं, शटडाउन मोड से जब हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं, जिस वक्त आपका कंपनी का लोगो आ रहा होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं, बूटिंग का मतलब स्टार्टिंग द सिस्टम, तो उस वक्त बायोस काम कर रहा होता है। बायोस का मतलब होता है वैसे सिस्टम, वैसे इनपुट आउटपुट का, या सॉरी वैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ये, जो चेक करता है कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है तब आपका सिस्टम यहां पर ऑन हो जाता है और आपके सामने डेस्कटॉप आता है। ठीक है, लेकिन जब तक ये काम कर रहा होता है, तब जब तक आपके पास स्क्रीन आता है जहां पर मैन्युफैक्चरर का लोगो आ रहा होता है कि किस कंपनी का है, वो चीजें हो रही होती है, तब उसको बोलते हैं हम लोग बायोस। बायोस टॉप बोल सकते हैं, या फिर बायोस का डेस्कटॉप बोल सकते हैं। ठीक है, या बायोस स्क्रीन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो बायोस के अंदर में भी जो ये चेक करने वाला काम करता है, ये काम करता है कि स्पेसिफिक काम करने वाला पोस्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये जो पोस्ट है ये क्या है, ये ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है बायोस के अंदर। मतलब बायोस जो है वो एक तरह का सिस्टम हो गया जिसके अंदर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, तो बायोस बेसिकली क्या है, फर्मवेयर है। ठीक है, फर्मवेयर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। पोस्ट के अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे,
उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, सॉरी बायोस के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसका नाम होता है पोस्ट। पोस्ट ही चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पोस्ट जो है वो बायोस का ही पार्ट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बायोस चेक कर रहा है। लेकिन और अगर डीपली कैटेगराइज करें तो वो चेक कौन करता है, पोस्ट चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर सब चीज ओके है तब हमारा डेस्कटॉप ओपन होगा। तो काम क्या किया यहां पर, ये जो परमानेंट मेमोरी हमने रोम है, यहां पर जो ये रोम का कॉन्सेप्ट है, इसी रोम के अंदर हमने क्या रखा, बायोस रखा। बायोस बेसिकली क्या है, इनिशियलाइज करता है, किसको, इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, किसको, सिस्टम को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। तो हर बार जब जब हम सिस्टम ऑन करेंगे तो वहां पे बायोस काम करेगा। बायोस लोड कहां से होगा, तो रोम के अंदर में, तो रोम के अंदर वो क्या होगा, लोड होगा। तो रोम का काम सिर्फ इतना होता है कि अपने पास वैसे प्रोग्राम को रखना या वैसे सिस्टम को रखना जिसका काम हो सिर्फ सिस्टम को स्टार्टअप दे देना, और एक बार सिस्टम स्टार्ट हो चुका है फिर सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास आ जाता है, रैम के पास आ जाता है। फिर जब तक आप सेव नहीं करते रैम के पास रहता है, सेव कर दिया हार्ड डिस्क के पास चला गया, सेकेंडरी स्टोरेज के पास चला गया, ठीक है। फिर स्विच ऑफ करोगे फिर दोबारा से कंट्रोल किसके पास जाएगा, रोम के पास जाएगा, फिर से स्टार्ट करके फिर से रैम के पास आ जाएगा। इसलिए यहां पर आपका रोम, रोम को बोलते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ रीड करता है। यहां पर हम लोग राइट कुछ भी लिखते हैं उस ड्यूरेशन में, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो टाइपिंग नहीं लेता है, क्योंकि उस वक्त वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ सिस्टम को रीड कर रहा होता है, तो राइट करने का काम नहीं करता है। लेकिन जब हम लोग रैम की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका रीड भी करता है, राइट भी करता है। आप इनपुट देते हो तो वो रीड भी करता है, और आप इनपुट दे रहे हो तो वो राइट भी कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली दोनों काम हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। अब देखो ये काम क्या करेगा, समझ में आ गया आपको, रोम क्या होता है, बायोस क्या होता है और पोस्ट क्या होता है। तो ये एक ऐसा मेमोरी यूनिट ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम विच द प्रोसेसर कैन क्विकली एक्सेस द मेमोरी, मतलब प्रोसेसर जहां से क्विकली एक्सेस कर ले जिस मेमोरी यूनिट से, वो क्या होता है, आपका रैम होता है। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले क्या आता है रैम के अंदर में, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उठ कर आएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के आने का मतलब क्या, जितना भी बैकग्राउंड में काम होता है, जब मैंने आपको डे 1 में बताया था फंडामेंटल में, और बताया था कि डे 1 में लोग पढ़ाते हैं हिस्ट्री जनरेशन, बट वो पढ़ाना क्यों जरूरी था, क्योंकि थ्रू आउट द कंप्यूटर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आया कि फंडामेंटल के अंदर में एक्चुअली रैम रोम ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बैकग्राउंड में सारी चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर आ गया, अब रैम के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, मतलब रैम के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम आने से क्या हो गया, कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ गया कि कब इनपुट देना है, कब आउटपुट देना है, कब किसी हार्डवेयर को एक्सेस कराना है, कब सीपीयू तक उठा के देना है। एक बार में बहुत सारा प्रोसेस दे दिया, तो कौन से प्रोसेस को पहले देना है, कौन से प्रोसेस को बाद में देना है। अगर कोई प्रोसेस काम कर रहा था, कोई ऑलरेडी सीपीयू के पास था, बीच में कोई हायर प्रायोरिटी का हमने इनपुट दे दिया, तो सीपीयू से कैसे वापस लेना है और कब नया फिर सीपीयू को देना है, तो ये सारा काम आपका कौन करेगा, जितना भी मैनेजमेंट का काम है सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम के अंदर में आ जाता है। उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे, आपको गेम खेलना है, गेम क्लिक करोगे तो वो रैम के अंदर आएगा, मैंने क्या बोला, जो भी इनपुट दोगे तो रैम के अंदर आएगा। उसके बाद जितना भी काम आप कर रहे हो वो सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, कॉपी करो, पेस्ट करो, मूव करो, जो भी काम कर रहे हो, राइट करो, जो भी काम कर रहे हो वो रैम के अंदर में हो रहा है। और रैम से फिर किसको मिल रहा है, सीपीयू को मिल रहा है, और बेसिकली सीपीयू को वो एनवायरनमेंट दे रहा है जहां पर सीपीयू सारा का सारा काम अपना कर रहा है। एक बार यहां तक बताइएगा कि रैम का कॉन्सेप्ट, रोम का कॉन्सेप्ट, बायोस का कॉन्सेप्ट, पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। रैम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, रैम अगर रैम को वोलेटाइल रखा गया है तो रोम को क्यों नॉन वोलेटाइल रखा गया है, और क्या रोम के अंदर हम अपना डेटा रख सकते हैं, तो ध्यान रखना रोम के अंदर हम अपना डेटा नहीं रख सकते, क्योंकि रोम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर को रखने के लिए होता है। जैसे बायोस वगैरह है वैसे सॉफ्टवेयर को ही अपने पास रखता है, वो उसके अंदर हम अपना डेटा नहीं रखते, उसके लिए हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होता है। जैसे आगे हम लोग हार्ड डिस्क, मेमोरी यूनिट ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, तो या डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है जहां पर हम लोग अपना डेटा रखते हैं। चलिए, वेरी नाइस क्लियर। तो रैम जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। समटाइम्स आपका जो स्टैटिक रैम होता है कैश की तरह काम करता है, ठीक है, कैश की तरह काम करता है। मतलब स्टैटिक रैम कभी कभी पूछ देता है कि स्टैटिक रैम क्या होता है, तो कैश को ही स्टैटिक रैम बोल सकते हैं, या स्टैटिक रैम कभी कभी क्योंकि हाई स्पीड होता है तो कैश की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास डायनेमिक रैम। तो जो मेजर काम है, ठीक है, जो मेजर काम है वो कहां होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर होता है। मतलब हमने रैम को भी दो पार्ट में तोड़ दिया, एक छोटा सा स्पेस रखा जो टेम्पोरली चीजों को स्टोर करके रखना है, ठीक है, जो कैश की तरह काम कर रहा है, और एक जो बड़ा स्पेस है हमारे पास रैम का जिसके अंदर सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। इसको क्या होता है, ये जो आपके पास डायनेमिक रैम है इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, ठीक है।
ये जो है रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ठीक, ये मैं थोड़ा सा यहां से ऐसे ऐसे इसको कर देता हूं। मतलब डायनेमिक रैम, उसके पास ज्यादा स्पेस है, तो वो क्या करेगा, बैक टू बैक अपने आप को रिफ्रेश करता रहेगा, सो दैट मेमोरी का वेस्टेज ना हो, जो डेटा है प्रॉपर अपने जगह पर अरेंज रहे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रैम का कौन सा पार्ट है जो अपने आप को लगातार रिफ्रेश करता रहता है, तो वहां पर हम बोलेंगे डायनेमिक रैम या फिर डी रैम इज द पार्ट। ठीक है, क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखो, रीड ओनली मेमोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो भाई यूज टू स्टोर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लाइक बायोस, और ये जो बायोस है, बायोस क्या है, इसी को हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, फर्मवेयर के बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया है। फर्मवेयर बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से जो मिलकर बना है उसी को हम बोलते हैं फर्मवेयर। जैसे बायोस हो गया, आपका जितना भी चिप होता है, जितना मेमोरी कार्ड है, वो सब क्या है, सबका सब आपका फर्मवेयर होता है। ठीक है, आपका फायरवॉल है, ये भी क्या है, फर्मवेयर है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, रीड करता है सिर्फ इनबिल्ट सिस्टम। जब आप सिस्टम खरीदोगे तो ये आपके साथ में ही आएगा, आपको अलग से रोम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बायोस तो आपके साथ ही आएगा सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, टाइप्स ऑफ रोम की जब मैं बात करूं यहाँ पर, तो प्रोम होता है, ई प्रोम होता है, ई प्रोम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। प्रोम का मतलब वैसा हो गया कि जिसको आप एक बार प्रोग्राम कर सको। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लगातार कर सकते हैं, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया। दूसरा क्या हो गया कि देखो यहां पे क्या हो रहा था कि जब हमने इस प्रोग्रामेबल रीड ओनली, रोम हमारे पास क्या है, फिक्स है, अब हम उसके अंदर अपना डेटा तो यूज कर नहीं पा रहे, या फिर एक बार जो हमारे पास बन के आ गया उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल है ये। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि भाई हमारे पास जो है ना यूटिलिटी हो, यूटिलिटी इन द सेंस कि हम चीजों को यूटिलाइज कर पाए, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है हम उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर पाए। तो उस चीज को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए क्या हुआ, ये जो प्रोग्रामेबल तो आ गया, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर हम लोग डेटा को दोबारा से चेक कर लें, या डेटा को रीयूज कर लें, या उस मेमोरी को अपना दोबारा से कोई दूसरा डेटा यूज करने के लिए उसको यूज कर लें। क्योंकि प्रोम में क्या हो रहा है, एक बार प्रोग्राम हो गया फिर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, फिर आया ई प्रोम। तो ई प्रोम का मतलब क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल ओनली मेमोरी। मतलब इरेजेबल का मतलब आप उसको, जो डेटा है आप उसको क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो रोम का मतलब सिर्फ नहीं है कि बायोस के लिए होगा, जैसे अलग अलग छोटे छोटे से डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे प्रिंटर हो गया, जैसे आपका आपके पास जो पेन ड्राइव होता है, तो वहां पे भी रोम ही यूज होता है। ठीक है, तो रोम को बस वहां तक मत रख देना कि ये सिर्फ बायोस को ही इंस्टॉल करके रखेगा। बेसिकली रोम का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे और वहां पे कुछ हमारे पास हार्डवेयर के काम में आएगा। ठीक है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम इरेज कर सकते हैं, तो इरेज करने के लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे का यूज किया जाता है। ठीक है? दूसरा इसके साथ एक और लिमिटेशन क्या है, इसके साथ जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये था कि भाई ये जब इरेज कर रहा है ना, तो पूरा डेटा एक बार इरेज करेगा, पूरा डेटा एक बार इरेज करेगा। मतलब मान लो अगर हमारे पास ये इतना डेटा है ना, ये इतना सारा लाइन है, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इसको इरेज करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे जब भी इरेज करना होगा होल डेटा इरेज करना पड़ेगा, और फिर से उसको यूज करना पड़ेगा, फिर से उसके अंदर दोबारा से डेटा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। तो हमने प्रोग्रामेबल तो बना दिया, इरेजेबल भी बना दिया, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हुए, लेकिन ये लिमिटेशन कहीं ना कहीं रह गया। तब जाके तीसरी बार हमारे पास आया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल तो है, हम उसको यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करके, अब हम उसको इरेज भी कर रहे हैं। लेकिन जो लिमिटेशन यहां पर था, कि लिमिटेशन ये है कि पूरा का पूरा डेटा एक बार में इरेज हो जाएगा, सिलेक्टिव नहीं होगा। मतलब ये क्या है, ये जो है ये सिलेक्टिव नहीं है। सिलेक्टिव का मतलब जितना चाहिए उतना वो नहीं है। अब यहां पर ये जो टर्म आ गया, यहां पर यूज होने लगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होने लगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज होने लगा। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जितना डेटा इरेज करना है, जितना डेटा इरेज करना है, उतना कर सकते हैं। ठीक है, उतना कर सकते हैं, यानी क्या हो गया, सेलेक्टिव हो गया। जितना डेटा हमें, मान लो हमें ये वाला पोर्शन का डेटा इरेज करना है, तो हम इतना ही डेटा इरेज करेंगे और वहां पे रीइंस्टॉल कर लेंगे या उसको यूज कर लेंगे। बाकी डेटा हमारा नहीं करेंगे, तो हम उसको कोई जरूरत उसको इरेज करने की नहीं है। तो ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ गई। तो जितना भी फ्लैश मेमोरी है, ध्यान देना, जितना भी फ्लैश मेमोरी है, ठीक है, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया,
ठीक है, मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, या आपको मैं कह दूं कि प्रिंटर हो गया। ये सब क्या यूज करता है, ये सब ई प्रोम यूज करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, एक बार जल्दी से बताओ, एवरीवन जल्दी से बताइएगा, फटाफट से, फटाफट से बताइएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सॉरी, कन्वर्जन कैसे होगा ना। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, हमारे पास जो तीसरा है सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं जिसको, या फिर हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब एक तरह से हेल्पिंग मेमोरी हो गया। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है सिक्वेंशियल, दूसरा होता है डायरेक्ट। ठीक है, सिक्वेंशियल के अंदर में एक ही टर्म आता है हमारे पास, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, सिक्वेंशियल के अंदर आता है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। जैसे आपने कैसेट्स देखा होगा, कैसेट्स देखा होगा, रील वाला देखा होगा ना, कैसेट्स होगा, पहले जमाने का जो टेप रिकॉर्डर में लगता था कैसेट्स, उसमें बहुत सारे रील्स होते थे। तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर आप बीच में जाके किसी गाने को नहीं सुन सकते, आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तब बहुत स्पीड में भगाना पड़ेगा, तब जाके आप वहां तक पहुंचते हो। तो जो सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल का मतलब क्या हो गया, लाइक जैसे मैंने आपको डिक्शनरी में बोला कि आप जो है, आप संडे का मतलब ढूंढो। ठीक है, और लेकिन मैंने आपके साथ एक कंडीशन लगा दिया कि आपको ए से पहले पूरा वर्ड चेक करना है, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, तब जाके जहां पर आपको संडे मिले वहां पर। तो आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस में, सीरीज में चेक कर रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर आप डायरेक्टली वहां पर जाके पिक नहीं कर रहे हो कि संडे मेरा डिक्शनरी में कहां पर है। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ऐसा ही था शुरुआती दौर का हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस, अब नहीं चलता है सिक्वेंशियल एक्सेस। लेकिन जब डायरेक्ट एक्सेस आ गया, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब हमारा डेटा कहां पे पड़ा हुआ है, हम एग्जैक्टली उसको वहां से उठाकर ला सकते हैं। अब मैंने आपको बोला डिक्शनरी में संडे ढूंढ, तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे, एस वाले को ओपन करोगे। ठीक है, एस में भी देखोगे कि एस यू कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो वहां से जाके आप डिक्शनरी से संडे निकाल लोगे। तो ये अब जो चलता है हमारा वो मैग्नेटिक, सॉरी, जो डायरेक्ट एक्सेस है वो चलता है। तो डायरेक्ट एक्सेस को जो कैटेगराइज किया गया है वो आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, और एक होता है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। इस पिक्चर को दिमाग में रखना। ई प्रोम के मैंने एग्जांपल्स दिए, तो जैसे प्रिंटर हो गया, आपके फ्लैश मेमोरी हो गए, जैसे आप यूज करते हो पेन ड्राइव में यूज करते हो, तो ये सारे आपके ई प्रोम ही यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जैसे आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क अब नहीं चलता। फ्लॉपी डिस्क का फोटो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। फ्लॉपी डिस्क अब नहीं चलता। पुराने जमाने की जब आप पिक्चर्स देखोगे 90s की, तो उसमें देखेगा इतना छोटा सा आपका फ्लैट टाइप का एक डिस्क होता था, उसको बोलते थे हम लोग फ्लॉपी डिस्क। मतलब ज्यादा स्पेस भी नहीं रहता था उसमें, 1.44 MB या 3 MB या 5 MB, इससे ज्यादा स्पेस नहीं रहता था। ठीक है, उसके बाद आया जिप डिस्क, उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा क्या हुआ, स्टोरेज उसका बढ़ गया। जहां पे हम लोग 5 MB तक यूज कर रहे हैं या 3 MB तक यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बढ़ा के 200 MB तक लेकर गए। ठीक है, लेकिन आज के डेट में 200 MB में क्या ही होगा। ठीक है, थर्ड आया फिर हमारे पास हार्ड डिस्क। अभी अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जैसे ये देख रहे हो ना, ये आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है, अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं और एसएसडी भी यूज करते हैं। ये जो है ये आपका एसएसडी है। ठीक है, अभी जब आप लैपटॉप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको पूछेगा कि हार्ड डिस्क चाहिए या एसएसडी चाहिए। तो बेसिकली जब हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर में अभी क्या यूज होता है, एसएसडी यूज होता है। तो ये एसएसडी जो है ये चिप के फॉर्म में होता है, चिप के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपकी नई टेक्नोलॉजी में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने नई टेक्नोलॉजी यूज की है तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्पीड ज्यादा होगा, एक्सेसिंग स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। लेकिन आज के डेट में हार्ड डिस्क भी चलता है और आपका यहाँ पर ये एसएसडी भी चलता है। तो बहुत सारे सिस्टम के अंदर में हार्ड डिस्क भी लगा होता है और एसएसडी भी लगा होता है। लेकिन ये जो सेकेंडरी स्टोरेज हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, ये हम अपने डेटा को लॉन्ग टर्म या फ्यूचर में यूज करने के लिए अभी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मान लो अभी से मैं चाहता हूं कि अभी से मेरी मेमोरीज हो, या अभी से जो मेरे लेक्चर्स है या जो कंटेंट बना हुआ है, मैं इसको सेव करके रखूं। सेव करके कहीं तो रखूंगा, तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखते हैं हम लोग, तो जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा डेटा रह पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज यूज करते हैं। तो अभी बेसिकली क्या क्या यूज होता है, तो हमारे पास जो बड़े डेटा में होता है वो होता है हार्ड डिस्क, और एसएसडी अभी यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक के अंदर में आ जाता है। दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट में ऑप्टिकल डिस्क। तो जितना भी आपने देखा होगा कटोरी टाइप का जो सीडी होता है, शाइनी, ये जो ऑप्टिकल डिस्क होता है ये क्या होता है, शाइनी होता है ना। लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज होता है, लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज होता है किसके अंदर, तो ये ऑप्टिकल डिस्क जो सीडीज जितने होते हैं,
जैसे ये देख रहे हो, ये सीडी टाइप का दिख रहा है आपको। तो ये जो सीडी जितने होते हैं वो आपका सब कहाँ आएगा, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर में आएगा। अब इस ऑप्टिकल डिस्क के अंदर में भी कैटेगराइज कर दिया मैंने, तो फ्लो चार्ट जरूर से देख लेना। जैसे आपका सीडी रोम है, सीडी का मतलब क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। जब हम बात करेंगे सीडी, सीडी का मतलब क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और डीवीडी की जब हम बात करें तो डीवीडी का मतलब क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल, वर्सेटाइल भी बोलते हैं इसको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों चीज होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, सीडी की जो स्पेस होती है वो लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा 700 MB। डीवीडी जो होता है वो आपका ज्यादा स्पेस होता है। और जब भी हमने रोम की बात कर ली, इसका मतलब हम किसकी बात करें, फिक्स की बात करें। जब भी हमने रोम की बात कर ली, इसका मतलब हम फिक्स की बात करें, मतलब उसका डेटा फिर वहां पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर, आज भी जब आप मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे या आप जाओगे कि भाई मुझे एंटीवायरस दे दो, तो आपने देखा होगा, आपको देगा सीडी, सीडी के अंदर में देता है। तो सीडी के अंदर में जेन्युइन चीजें आती थी, ठीक है। आप तो पेन ड्राइव, अब तो पेन ड्राइव में भी मिल जाता है, विजिबल नहीं होता है, वीडियो होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आज के डेट में भी जब आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदने जाओगे ना, तो देखोगे कि वो सीडी में देता है। सीडी का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो डेटा आ गया, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, रोम, रोम का मतलब आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक ही बार उसके अंदर में डेटा आ चुका है, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए रोम के अंदर में दिया जाता था, ताकि उसका जो है ना, उसका मिसयूज नहीं किया जा सके। लेकिन अब तो पेन ड्राइव में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो लिमिटेशन था, तो अभी भी तो वो लिमिटेशन है, कॉमर्शियली चीजों के लिए अभी भी रोम के अंदर में मिलता है। लेकिन मान लो मैंने कोई डिस्क खरीदा, मान लो मैंने कोई डिस्क लिया, समझना, अब मैं बात कर रहा हूं इसके यूज की। मैंने कोई डिस्क लिया जो है 1.5 GB का, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम उसको बर्न किया। बर्न करने का मतलब क्या होता है, बर्न करने का मतलब होता है राइट करना। मतलब जब हम अपने डिस्क के अंदर कुछ लिखते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। तो राइट किया, राइट करके मैंने 800 MB उसको यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कहीं करीब 700 MB तो बच गया, है ना, 700 MB तो बच गया। तो मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको यूज करूं, तो उसके लिए वहां पे यूज आया, यहाँ पे क्या, वॉर्म। वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। यहाँ पे आया क्या, वॉर्म। वॉर्म का मतलब, अब आप क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, क्या, मल्टीपल टाइम। मतलब ये जो लिमिटेशन था, जो प्री इंस्टॉल्ड आ रहा था, अब आप यहां पर बर्न कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा शुरू शुरू में क्या होता है, कॉपीराइट, मतलब जो होता है ना, जैसे कोई मूवी आई, पायरेटेड मूवी फॉरेन डिस्क में मिल जाता था, तो वो इस डिस्क की वजह से मिलता था। तो ये जो रोम है, ये प्री इंस्टॉल्ड आता था। कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो वहां से प्री इंस्टॉल आ रहा है। लेकिन ये क्या आ रहा है, ये ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक आ रहा है मतलब अब इस सीडी के अंदर में हम अपना डेटा रख सकते हैं, दैट इज बर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना डेटा को रख सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोलते हैं इसको, रिकॉर्डेबल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना डेटा रख सकते हैं। ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास एक डिस्क मिला है जिसके अंदर हम अपना डेटा रख सकते हैं। हम चाहते हैं अपना कुछ फोटोज रखें, वीडियोज रखें, तो इस डिस्क के अंदर हम रख सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी का मतलब फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कॉम्पैक्ट डिस्क, और आर का मतलब रिकॉर्डेबल, ठीक है। समझ में आ गया बात। उसी तरह से डीवीडी आर भी होगा। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। तो इस ये जो होता है, ये मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क प्लस ऑप्टिकल डिस्क, मतलब जो दोनों के फीचर को फॉलो करे, वैसा डिवाइस या वैसा डिस्क जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क का भी कॉन्सेप्ट हो और ऑप्टिकल डिस्क का भी कॉन्सेप्ट हो, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। जैसे सी डी आर डब्ल्यू, ठीक है। आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल, री राइटेबल। तो पहली बार तो एक तो हमें एक कंडीशन दे दिया कि भाई अब आपके पास ब्लैंक सीडी है, अब आप उसको अपने तरफ से उसको बर्न कर सकते हो, डेटा यूज कर सकते हो, लेकिन एक ही बार, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क का क्या कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट था कि हम बार बार डेटा इरेज कर रहे हैं, और अपना जैसे पेन ड्राइव में लगाया, डेटा इरेज किया, फिर से डेटा स्टोर कर लिया। तो उस कॉन्सेप्ट को मिला दिया किसके साथ, डीवीडी के साथ या सीडी के साथ। तो यहां पर हो गया रीराइटेबल, आप बार बार चाहो तो डेटा को उसके अंदर राइट कर सकते हो, बार बार डेटा को राइट कर सकते हो। तो ये मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। और एसएसडी का फुल फॉर्म लिख लेना, यहां पर सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड
स्टेट ड्राइव। होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर है? फटाफट से। ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देता है। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि होता क्या है। जैसे बर्निंग पूछ देगा, कभी होता है ना, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो ये बीच में टर्म आया था तो मैंने लिख दिया। जैसे ब्लू रे डिवाइसेस होते हैं, ब्लू रे सीडीज होते हैं, ठीक है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी और ज्यादा होती है। बहुत सारे सीडीज ऐसे होते हैं जो दोनों साइड हम लोग बंद कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड बंद कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सीडीज हैं। कमेंट करके बता दो यार जल्दी से कि समझ में आया कि नहीं। देख रहे हो वीडियो तो एक बार कमेंट करके बता दो ना। कितना टाइम लगता है इतना बताने में? देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूंगा, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको एसटीडी जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है, इसको देखो, ये आपको ऐसा दिख रहा है एक हेड जो यहाँ पर सीडी में घूम रहा है, ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्लेट, ठीक है। ये क्या है आपका? प्लेट है। इसको समझना है यहाँ पे क्या है। इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से दिखाया है, इसी को स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से दिखाया है। तो ये जो होता है इसको फिक्स कर देते हैं हम लोग, और ये जो प्लेट है इसको इस तरह से घुमा देते हैं। ये जो प्लेट था ना, इस प्लेट को ऐसे, ये एक सिलेंडर के फॉर्म में, मतलब ऐसे रोटेट करता रहता है, एक फिक्स पार्ट कर दिया इसको, और इसी के बीच में जो है लगा रहता है वहां पर प्लेट, उसको लगा दिया। अब यही प्लेट जो होता है ना, इस यही प्लेट यहां से घूमता होता है, और ये जो होता है ये होता है रीड राइट हेड। रीड राइट हेड होता है, मतलब इसी के जरिए यही डेटा को रीड करता है। तो देखो, एक पार्ट ऊपर साइड लगा हुआ है, एक पार्ट नीचे साइड लगा हुआ है, ठीक है। यही, अब एक प्लेट को हम उठा के यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। एक प्लेट को मैंने उठाया, तो ये जो दिख रहा है ना तुमको अलग अलग, ये जो अलग अलग तुमको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये जो इस तरह से दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक बोलते हैं। तो इसी ट्रैक में हमारा डेटा रहता है, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो ट्रैक है ना, इसी ट्रैक में हमारा क्या होता है? डेटा होता है, ठीक है। अब इसी ट्रैक के अंदर में ये जो रीड राइट एड है, ये आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे इसको मूव करता है, ठीक है। यार ये क्या होगा? ये ऐसे सिलेंडर जो है ऐसे घूमता रहेगा, मतलब ये जो प्लेट है ऐसे घूमता रहेगा, और ये आगे पीछे मूव करके उसको रीड करता रहता है। अब ये ट्रैक है। अब इस ट्रैक के अंदर में ना, इस ट्रैक को भी बहुत पार्ट में तोड़ा गया। देखो, ये एक ट्रैक का पार्ट है, देखो ये एक ट्रैक का पार्ट है, ये वाला। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक को अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैक सेक्टर। ट्रैक सेक्टर, ठीक है। मतलब और एक्यूरेट जाने के लिए, हमारा ट्रैक में तो डेटा है, लेकिन कौन से ट्रैक में है? तो भाई इस ट्रैक सेक्टर में है ना। ये हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे ट्रैक सेक्टर्स होंगे। इस ट्रैक का ये सेक्टर होगा, फिर आपका देखो एक ट्रैक यहाँ 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 ऐसे ट्रैक है, जीरो से स्टार्ट होता है उसका नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ये ट्रैक जाता है। तो ट्रैक हो गया, समझ में आ गया। ट्रैक को ट्रैक सेक्टर में तोड़ा। उसी तरह से अगर हम पूरे डिस्क की बात करें, ये जो पूरा डिस्क है, जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा देखा ना, पिज्जा, पिज्जा को हमने क्या किया? इस तरह से 8 पार्ट में तोड़ दिया, है ना। तो ये जो हो गया, ये बोलते हैं ना एक स्लाइस है हमारा, ये एक स्लाइस, ठीक है। तो इस टर्म में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्क सेक्टर, क्योंकि पूरे के पूरे डिस्क को, सेक्टर का मतलब होता है तोड़ना छोटे छोटे पार्ट में। तो ये पूरे पूरे डिस्क को हमने क्या किया? डिस्क को सेक्टर में बांटा है। कई सारे सेक्टर होंगे, एक पूरा सेक्टर ये होगा। अब देखो, हर एक डिस्क सेक्टर में बहुत सारे ट्रैक सेक्टर बनेंगे, है ना। अब ये अगर पूरा एक डिश सेक्टर है हमारे पास, पिज्जा का एक पार्ट है, तो ये इसके अंदर से एक ट्रैक ये जा रहा है, तो इसके अंदर भी तो कई सारे ट्रैक सेक्टर्स होंगे। देखो, ये भी ट्रैक सेक्टर होगा, ये भी ट्रैक सेक्टर होगा, यहाँ से ट्रैक सेक्टर्स बहुत सारे होंगे। तो डिश सेक्टर समझ में आ गया। पूरे डिस्क को अगर हमने इक्वल पार्ट पे तोड़ा है तो उसको डिश सेक्टर। और ये जो ट्रैक है, अलग अलग ट्रैक बना हुआ है, और हर ट्रैक में हमारा क्या है? डेटा है, ठीक है। तो मान लो जैसे ये डिस्क घूम रहा है हमारा, ये इस तरह से क्या आ गया? इस तरह से यहाँ पे ट्रैक होगा, और यहाँ पर हमारा डेटा होगा, यहाँ पर इस वाले ट्रैक सेक्टर में हमारा डेटा होगा। और हमारा रीड राइट हेड कहाँ पर है? रीड राइट हेड हमारा यहाँ पर है। रीड राइट हेड हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब यही तो, जब ये डेटा इसके नीचे आएगा तभी तो वो रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं, दो टर्म्स आते हैं बेसिकली, सीक टाइम और रोटेशनल डिले टाइम, जिसको हम लोग लेटेंसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंसी भी बोलते हैं। तो होता क्या है, ये रोटेट करता रहता है अपना, ये पूरा स्पीड में घूमता रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आरपीएम, ठीक है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कितना क्विकली ये घूम रहा है, ताकि हम बहुत क्विकली हमारा जो रीड राइट हेड है उसको एक्सेस करके डेटा को रीड कर सके। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 5400 आरपीएम होना चाहिए। 5400 आरपीएम मतलब 1 मिनट में 5400 बार ये क्या करेगा? डिस्क रोटेट करेगा। तो सोचो कितना स्पीड रोटेट करेगा, है ना। 1 मिनट में 5400 बार रोटेट करेगा।
ठीक है। तो ये मान लो ये डेटा मेरा यहाँ पर है, ठीक। तो सबसे पहले ये अभी किसी और ट्रैक में होगा, जैसे यहाँ पे एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है। तो हो सकता है कि इसका पोजीशन अभी कहाँ है, इस वाले ट्रैक में, लास्ट वाले ट्रैक में, और हमारा जो डेटा है वो कहाँ है, इस वाले ट्रैक में है। तो सबसे पहले जिस ट्रैक में डेटा है, ठीक है, मान लो 5वें नंबर ट्रैक में, और अभी हमारा रीड राइट हेड कहां पर है, तीसरे नंबर ट्रैक पे था, मान लो तीसरे नंबर यहाँ पे ट्रैक था, और 5वें नंबर ट्रैक में यहाँ पे हमारा डेटा है। तो सबसे पहले जिस ट्रैक में हमारा डेटा है, हमारा रीड राइट हेड क्या करेगा, उस ट्रैक पे जाने के लिए जो टाइम लगा, ठीक है, जैसे हमने इनपुट दिया, तो वहां पे उस ट्रैक पे जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं हम लोग सीक टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड ओवर द डिजायर्ड ट्रैक। अगर हमारा डेटा 5वें ट्रैक में है, तो उस 5वें ट्रैक पे जाने के लिए जो टाइम लगा उसको बोलेंगे सीक टाइम। अब हमारा डेटा 5वें ट्रैक में आ गया है, लेकिन उस ट्रैक में भी मैंने क्या बोला, जैसे ये ट्रैक है तो ये सब क्या है, ये सब छोटा छोटा सा ट्रैक सेक्टर है, ये सब छोटा छोटा सा क्या है, ट्रैक सेक्टर है, अलग अलग क्या है, ट्रैक सेक्टर है। तो यहां पर तो आ गया, लेकिन हमारा डेटा कहां पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है। तो यहां तक आने में, इस ट्रैक पे आने में सीक टाइम। लेकिन अब यहां से यहां आने, मतलब ये जो डेटा वाला ट्रैक है, ये जो सेक्टर है, ये भी तो घूम के यहां पर आएगा। तो ये जो डिले हो रहा है, ये जो ट्रैक सेक्टर है, बेसिकली ये जो घूम के यहां आने में जितना टाइम लगा, अब ट्रैक पे तो आ चुका था, लेकिन इस ट्रैक सेक्टर को जहां पर एक्चुअल मेरा डेटा है, इसको यहां आने में जितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंसी। ठीक है, तो टाइम पीरियड लैग बिटवीन अ रिक्वेस्ट मेड एंड एक्शन बीइंग परफॉर्म। मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो ट्रैक पर्टिकुलर ट्रैक सेक्टर है जहां पर डेटा है, वो जब रीड राइट हेड को मिलता है, उस ड्यूरेशन को, यानी वो जो टाइम का जो गैप हो गया कि ट्रैक पे तो आ चुका है, लेकिन उस ट्रैक के अंदर में कहां पे जाना है, तो ट्रैक पे आने के बाद जो ट्रैक सेक्टर में जाने में लगा हुआ टाइम, उसी को हम लोग लेटेंसी या फिर रोटेशनल डिले टाइम बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, होप सो कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। एक बार बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज पे चलेंगे, ठीक है। जल्दी से बताना एवरीवन। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समटाइम्स आपसे ट्रैक पूछ लेता है, ट्रैक सेक्टर पूछ लेता है, डिस सेक्टर पूछ लेता है। नहीं पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन होता है ना कभी कभी रैंडमली कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये उनमें से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, अब आपके सामने यहां पर हमने मेमोरी आपको पढ़ा दिया, सारे कैटेगरीज पढ़ा दिए, कैसे कैसे काम करता है वो पढ़ा दिया। अब इस पे फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस फ्लैश मेमोरी, इनमें से कौन सा है, वेरी नाइस वेरी नाइस। एक बार सेशन को यार शेयर जरूर से कर दिया करो, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इसमें थैंक्स का भी ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दी ऑप्शन ऑफ थैंक्स इफ यू वांट, ठीक है, देयर इज नो प्रेशर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी मैंने आपको क्या बताया, जैसे ई प्रोम है, वो क्या यूज करता है, फ्लैश मेमोरी यूज करता है। जितने भी मेमोरी कार्ड्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो अलग से हम लोग यूज करते हैं, तो उसके अंदर हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रैम आपका यूज नहीं करता। पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव क्या यूज करता है, आपका फ्लैश मेमोरी यूज करता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी। नाउ विच, अब देखो मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो आप बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आपका जो है वो मेमोरी से नहीं होगा, क्योंकि हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चंस जो पहले थे सीपीयू से भी होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी होंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो यूजर से डेटा लेता है और कंप्यूटर जो इस चीज को समझ पाए उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर यूजर किसके थ्रू डेटा देता है, समझना। क्वेश्चन अगर समझ में आपको नहीं भी आया तो सिंपल सा समझना, यहाँ पे यूजर है, इसका मतलब यूजर के इंटरेक्शन की बात कर रहा है। तो यूजर किससे इंटरेक्ट करता है भाई, तो यूजर निर्देश देने के लिए ही तो इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक आप इनपुट नहीं दोगे तो प्रोसेस होगा नहीं। इसका मतलब आप दे रहे हो इनपुट, तो इनपुट दे रहे हो तो आप इनपुट यूनिट के जरिए दोगे, किसी इनपुट डिवाइस के जरिए दोगे। तो जो इनपुट यूनिट एक सेक्शन है, इनपुट यूनिट जो इनपुट लेगा, एक सेक्शन है प्रोसेस यूनिट जो प्रोसेस करेगा, एक सेक्शन है आउटपुट यूनिट जो आउटपुट लेगा, एक सेक्शन है मेमोरी यूनिट जो मेमोरी का या स्टोरेज का काम करेगा। तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा आपका मेमोरी यूनिट, सॉरी इनपुट यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो आप इनपुट से ही कांटेक्ट करोगे ना। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। जो कंप्यूटर है हमारा, वो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। और डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो रॉ डेटा है, जो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको हम लोग डेटा बोलेंगे, और जो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है उसको वो हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। या जो प्रोसेस डेटा है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन।
तो आपको पता है कि जो हमारा सीपीयू है वो किस पर काम करता है, वो 0 1 पे काम करता है, या वो किस पर काम करता है, सबसे पहले किस में चेंज होता है। आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जितने भी कीबोर्ड में जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर्स है, ठीक है, जितने भी कीबोर्ड में कैरेक्टर्स हैं वो सबसे पहले किस में चेंज होता है, आस्काई में। आस्काई क्या है, एक नंबर है। आस्काई मतलब क्या, एक नंबर, और फिर ये नंबर किस में चेंज होता है, 0 1 में चेंज होता है, तब जाके किसको मिलता है, तब जाके मिलता है प्रोसेसर को मिलता है। तो ये जो काम हो रहा है ये किस पर काम हो रहा है, तो नंबर पे काम हो रहा है, राइट। तो यहाँ किस पर काम करेगा, ये हमेशा नंबर पे काम करता है। नाउ नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू। आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन है, जो लेजर प्रिंटर है वो किस तरह का प्रिंटर है, क्या वो लाइन प्रिंटर है, डॉट प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, या पेज प्रिंटर है, ठीक है। तो ये जो लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सब आपका लाइन प्रिंटर के अंदर आता है। डॉट प्रिंटर का मतलब क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसको बोलेंगे हम लोग पेज प्रिंटर। क्यों पेज प्रिंटर बोलेंगे, क्योंकि एक बार में जब आप लेजर प्रिंटर का यूज करोगे तो वहां पे क्या होता है, फटाक से आपका पूरा का पूरा पेज निकाल देता है। मतलब लाइन प्रिंटर में एक लाइन प्रिंट करेगा, और लेजर प्रिंटर में क्या करेगा, पूरा का पूरा पेज एक साथ में प्रिंट करके निकाल देता है। तो दिस इज नोन एज पेज प्रिंटर, ठीक है। विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंटिंग डिवाइसेस के भी क्वेश्चन रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पॉइंटिंग डिवाइस जो भी होगा वो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। अब पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एरो होगा जो आपको पॉइंट करके दिखा रहा होगा, किसी जगह को शो कर रहा होगा। तो ये किसके जरिए देखेंगे, तो हम भाई माउस के जरिए देखेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज अ हाई स्पीड मेमोरी दैट कैन बी यूज्ड इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। जब भी हम मेन मेमोरी की बात करते हैं और रैम की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया है, वेरी नाइस माउस, वेरी नाइस। लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक स्पेशल मेमोरी हम लोग रखते हैं जो हमारे एक्सेसिंग टाइम को क्या कर देता है, घटा देता है, मतलब जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, तो दिस इज नोन एज कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको, कैश मेमोरी। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम। इसमें से कौन सा है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में अंडरस्टैंडिंग करेगा। प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे निर्देश, प्रोग्राम का मतलब ऐसे निर्देश जो डेटा को ऑपरेट करने में काम आए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग अलग चीज हो गया, डेटा डेटा नॉर्मल इनपुट हो गया। प्रोग्राम का मतलब उस इनपुट को कैसे आपको सीपीयू तक पहुंचाना है, कैसे वो काम करेगा, कैसे मैनेजमेंट होगा। तो प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा निर्देश होता है जो आपके डेटा पे काम करता है, और डेटा का मतलब जो आपके पास जो आप इनपुट दे रहे हो, जो निर्देश दे रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो प्रोग्राम अलग होगा और डेटा अलग होगा। तो इन दोनों के बीच में कैटेगराइज कौन करेगा, तो कैटेगराइज तो वही करेगा ना जिसके पास ब्रेन होगा। कैटेगराइजेशन का काम कौन करता है, जिसके पास ब्रेन होता है। ब्रेन किसको बोलते हैं, तो ब्रेन हम लोग सीपीयू को बोलते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय प्रोसेसर पर सेकेंड इज कॉल्ड। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो प्रोसेसर है ना, जो हमारे पास क्या है, प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर कैसे डेटा क्या कर रहा है, फेच कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो ये आप कितना क्विकली डेटा को फेच कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी किस पे, क्लॉक स्पीड पे, है ना। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब कितना क्विकली वो रोटेशन चल रहा है, फेचिंग एक्सेसिंग, फेचिंग एक्सेसिंग, फेचिंग एक्सेसिंग, प्रोसेसिंग, ये कितना क्विकली उसका साइकिल चल रहा है। तो दिस इज नोन एज क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड अगर किसी प्रोसेसर का बहुत अच्छा है, इसका मतलब उस प्रोसेसर की स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन यू ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर। मतलब जैसे मान लो आपने आपने नोटपैड ओपन किया, है ना। जैसे आपने नोटपैड ओपन किया, यहाँ पर आप कुछ लिख रहे थे, आप लिखते 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 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर ऐसे एक ऐसे ब्लिंक कर रहा है, बार बार ऐसे ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है, ये सबसे पहले तो क्या दिखाता है, पोजिशन, पोजिशन टू स्टार्ट राइटिंग, मतलब वो जगह दिखाता है जहां पर से आप लिखना स्टार्ट करो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कर्सर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कर्सर इज द राइट आंसर। इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। देखो, नॉर्मली अगर मैं आपको ये 30 क्वेश्चंस कराता ना तो उसके लिए भी आपको 1 आवर लग जाते, क्योंकि उस क्वेश्चन को कराने के लिए भी मैं हर एक एग्जाम्पल्स को बताता, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता। अभी क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब जब आपके पास इसी टाइम में कॉन्सेप्ट भी हो गया, तो जो 30 क्वेश्चन हम लोग 1 घंटे में करते हैं, वो 30 क्वेश्चन आप कितने देर में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है।
थ्योरी क्लासेस बहुत जरूरी होते हैं अगर आप चीजों को समझना चाहो तो। अदरवाइज आप 5000 एमसीक्यूज बना लो, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूट ही जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट नहीं, आपने चीजों को रटा हुआ है। द इंटरफेस बिटवीन द मदरबोर्ड एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस इज कॉल्ड। तो मदरबोर्ड एक सेंट्रल सर्किट है जिसके अंदर सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। तो बाहर की दुनिया से अगर आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे पोर्ट्स होते हैं। अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है। ठीक है, सबसे फेमस अभी कौन सा है, यूएसबी पोर्ट है। तो ये पोर्ट के जरिए होते हैं, तो पोर्ट के जरिए हम बाहर से कनेक्ट करते हैं और फिर डेटा हमारा आगे ट्रेवल करता है। ठीक, वेरी नाइस, पोर्ट इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज द मॉनिटर। मॉनिटर का जब हम बात कर रहे हैं तो मॉनिटर का काम हम किस लिए करते हैं, अच्छा पता, मॉनिटर का यूज किस लिए करते हैं, तो भाई विजुअल देखने के लिए, विजुअल्स के लिए या फिर वीडियो के लिए, इसी के लिए यूज करते हैं ना। मॉनिटर का यूज किस लिए करते हैं, वीडियोस देखने के लिए, स्क्रीन पे कुछ देखने के लिए या विजुअल्स देखने के लिए। तो यहां पर ये जो काम करता है ये सेम एज अ मॉनिटर कौन काम करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, या इसको हम लोग वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, समटाइम्स आपको वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो या फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस, मोस्ट फेमस, जो आज के डेट में लगभग लगभग डिवाइसेस के अंदर यूएसबी पोर्ट ही दिया जाता है। एलयू का मतलब आपको पता है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये हो जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो आपका जितना भी एब्रिवेशन है वो साथ ही साथ होता रहेगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नील वांट्स टू यूज अ कैरेक्टर प्रिंटर, विच अमंग द फॉलोइंग शुड ही पिक। नील नाम का एक पर्सन है जिसको एक कैरेक्टर प्रिंटर चाहिए। कैरेक्टर प्रिंटर मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रिंटर के टाइप में बताया था। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करे, एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा था, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था यहाँ पर, है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। ठीक, तो क्वेश्चन को कभी कभी भाषा में चेंज कर देता है, लैंग्वेज में देता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, जब भी डिजिटल सिस्टम की बात हो रही है इसका मतलब 0 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिजिटल सिस्टम ही हमारा 0 1 पे काम करता है ना। या तो ऑन पे काम करेगा, ऑफ पे काम करेगा, हाई पे काम करेगा, लो पे काम करेगा। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर में ये चीजें पढ़ी थी। तो डिजिटल सिस्टम के अंदर में जो सबसे छोटा यूनिट है उसको बोलते हैं हम लोग बिट, है ना, बाइनरी डिजिट। नाउ नेक्स्ट है, अ डैश इज अ सब डिविजन ऑफ ट्रैक्स ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। अ डैश इज अ सब डिवीजन, सब डिवीजन का मतलब क्या, इसको अलग अलग हमने तोड़ा है, किसमें, ट्रैक के अंदर। जैसे ये हमारे पास ट्रैक है, ये हमारे पास ट्रैक है, ये हमारे पास ट्रैक है, इस ट्रैक को भी हमने क्या किया, इस ट्रैक को भी हमने, इस ट्रैक को भी हमने तोड़ा है। देखिए, जैसे ये ट्रैक है तो एक पार्ट ट्रैक का ये हो गया, एक पार्ट ट्रैक का ये हो गया, एक पार्ट ट्रैक का ये हो गया। ठीक है, तो ये जो सब डिवीजन ऑफ ट्रैक है, ये जो सब डिवीजन ऑफ ट्रैक है इसको क्या बोलेंगे, तो ट्रैक को तोड़ा है हमने तो ट्रैक का सेक्टर हो गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैक का सेक्टर, क्या बोलेंगे, ट्रैक का सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो क्लस्टर होता है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ट्रैक सेक्टर। ठीक है, ट्रैक सेक्टर मतलब जैसे मेरे पास एक ट्रैक ये हो गया और एक ट्रैक मेरे पास ये हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लस्टर। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रेफर्ड टू एज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, आज की शुरुआती हमने इसी से की थी कि जो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग रैम, है ना। और ये एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, सीडी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, यूएसबी का बता दिया है ना। नेक्स्ट है यूएसबी, अच्छा जस्ट मैंने बताया भी था अभी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अभी थोड़ी देर पहले बताया। नेक्स्ट है, इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर डैश डिलीवर्स पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट्स एट एन एप्रोप्रिएट वोल्टेज। ठीक, आपने देखा होगा कि हमारा जो सिस्टम होता है हम लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, फिर बीच में एक अडेप्टर होता है ना, फिर बीच में क्या होता है, एक अडेप्टर होता है, ऐड आने लगा, बीच में एक अडेप्टर होता है, और जो वोल्टेज हमें वहां से मिल रहा है, हमारे सिस्टम के अंदर जो अलग अलग डिवाइसेस है, अगर उसको काम करना है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलते रहना चाहिए। तो कितनी पर्याप्त मात्रा में उसको वोल्टेज मिलेगा,
ऐसा तो नहीं कि उसको 5 वोल्ट चाहिए और हम उसको 20 वोल्ट दे रहे हैं, तो उड़ ही जाएगा। तो ये जो कंट्रोल करने का काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग डिवाइसेस तक पहुंचाना इन अप्रोप्रिएट वोल्टेज, इसके लिए काम करता है आपका एसएमपीएस। ठीक है, स्विच, स्विच मोड, मोड भी आता है और या फिर इसको मॉड्यूलेट भी बोलते हैं। ठीक है, स्विच मोड या फिर मॉड्यूलेट पावर सप्लाई, पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये काम करता है आपका कंट्रोल करने का, वोल्टेज कंट्रोल करने का। ठीक, क्लियर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स आर कॉल्ड। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स आर कॉल्ड। अगर हम रैम की भी बात करें तो रैम के अंदर में जो फास्टेस्ट रैम होता है, ठीक है, जो फास्टेस्ट रैम है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम। और इसी स्टैटिक रैम को हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोलते हैं। यही स्टैटिक रैम जो है आपका कैश मेमोरी की तरह काम करता है। तो हाईएस्ट, अगर स्मॉलेस्ट, मैंने क्या बोला, दो सेक्शन में हम लोग तोड़ते हैं रैम को। एक छोटा सा पार्ट होता है जो कैश मेमोरी की तरह काम करता है, और एक बड़ा पार्ट होता है जो मेजर काम वहां पर करता है। ठीक है, नाउ द एलयू मेक्स यूज ऑफ डैश टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट। कल जब मैं आपको रजिस्टर पढ़ा रहा था, कल जब मैं आपको रजिस्टर पढ़ा रहा था, तो रजिस्टर के अंदर में मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या करता है, टेम्पोररी, टेम्पोररी रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ना, स्टोर करके रखता है, डन बाय एलयू। जब एलयू कोई कैलकुलेशन सॉरी, जब एलयू कोई कैलकुलेशन कर रहा है तो सारा कैलकुलेशन एक बार में तो क्या नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप करेगा। तो जिन स्टेप्स का काम हो चुका है उसके रिजल्ट को भी तो स्टोर करके रखना है। तो वो भी कहाँ होगा, बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ये काम कौन करता है, आपका रजिस्टर ही तो काम करता है। अब रजिस्टर के अंदर में ही अलग अलग टाइप के रजिस्टर हैं, तो उसी में से एक टाइप होता है आपका क्या, एक्यूमुलेटर। तो जिनका भी क्लास मिस हो गया है वो जाके जरूर से देख लेना कि मैंने क्या बताया है आपको टाइप्स ऑफ रजिस्टर के अंदर में। ठीक है, क्लियर है। चलो ना नेक्स्ट, आपका कमेंट क्यों नहीं आ रहा है, चलिए जब तक मैं आपका कमेंट देखता हूं, एक बार आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए एवरीवन। मुझे आपका कमेंट जो है वो यहाँ देखना पड़ता है, और जितना क्विकली हो सके उतना क्विकली आंसर कीजिएगा। द पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। देखो आज के डेट में तो हम लोग यूएसबी यूज करते हैं। ठीक है, आज के डेट में लगभग लगभग जो है होता है वो यूएसबी यूज होता है। लेकिन अब इससे पहले जो सबसे ज्यादा यूज हुआ करता था वो पैरेलल पोर्ट यूज हुआ करता था, वो हुआ करता था प्रिंटर के लिए। ठीक है, तो प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट यूज हुआ करता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिया। मान लो अगर कोई प्रीवियस ईयर बहुत पहले का क्वेश्चन देखकर बना रहा हो तो उसमें ये क्वेश्चन ना दे दे, इसलिए मैंने ये स्कोर भी रख दिया। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे तो प्रिंटर के लिए भी हम लोग यूएसबी ही यूज करते हैं। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम्स आर नोन एज। एक्सटर्नल डिवाइसेस का मतलब क्या, जो डिवाइस हम बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो प्रिंटर हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है, प्रिंटर हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। कीबोर्ड हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, मॉडेम हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। तो जो भी हम बाहर से कनेक्ट करके अपना काम करते हैं उस डिवाइसेस को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं उसको, पेरिफेरल डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस को बाहर से अपने सिस्टम में काम करके अपना काम कंप्लीट किया जाता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, बिट। जैसे हमने बिट लिखा 0, बट ये है क्या, ये है तो एक कैरेक्टर ही ना। हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो क्या है, वो एक कैरेक्टर ही तो है। ठीक है, तो सबसे छोटा कैरेक्टर, देखो सबसे छोटा कैरेक्टर है क्योंकि हमें स्मॉल से लार्जेस्ट में जा रहा है। अब जब हमने कैरेक्टर लिखा, ठीक है, तो कैरेक्टर के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे फिर वर्ड्स लिखोगे। कैरेक्टर के बाद क्या होगा, वर्ड्स होगा, फिर सेंटेंस होगा, ठीक है, फिर पैराग्राफ होगा, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। डेटाबेस जब भी हमारा काम करता है, समझना, डेटाबेस हमारा जब काम करता है तो ये आपका काम करता है टेबल फॉर्म में। ठीक है, और टेबल की बात जब हम करते हैं तो टेबल होता है तो रो और रो एंड कॉलम में होता है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या बनाया, इस तरह से हमने रोज एंड कॉलम्स बनाए। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया सीरियल नंबर, इसको समझ लो, आप उसका आंसर करो। और यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स थे। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया नेम, यहाँ पर हमने दे दिया मोबाइल नंबर, यहाँ पर हमने दे दिया एड्रेस। ठीक, तो ये जो हेडिंग्स हम दे रहे हैं, ये जो हेडिंग्स हम दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड्स। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट भी बोलते हैं।
डेटाबेस की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलता है। अब सीरियल नंबर हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। नेम में हमने XYZ दे दिया, ABC दे दिया, EFG दे दिया, कुछ भी नाम था। तो ये अलग अलग नाम हो गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर में कुछ दे दिया, यहाँ पे दे दिया, और एड्रेस में हमने फिर यहाँ पे दे दिया दुबई, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, दे दिया। अब कैरेक्टर से बड़ा कौन सा हो गया, ये फील्ड हो गया। अब ये नेम एक फील्ड है, मोबाइल नंबर एक फील्ड है, ये एड्रेस एक फील्ड है, फील्ड हो गया। अब मैं चाहूंगा कि ये जो XYZ है, भाई इस XYZ का आप क्या निकालो, एक रिकॉर्ड निकालो। किसी का रिकॉर्ड पता करते हो, बोला जाता है ना कि रिकॉर्ड, जैसे नॉर्मली शादी ब्याह की अगर बात होती है तो रिकॉर्ड पता करवाया जाता है कि कैसा है खानदान वगैरह क्या है, तो उसके बारे में पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है, नाम क्या है, कहाँ काम करता है, कैसा है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, सारी चीजें। तो नाम क्या है, कैरेक्टर क्या है, ये सारी चीजें, मतलब इसके बारे में हमने क्या निकाल दिया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड निकाल दिया, मतलब पूरा एक जो हमारे पास रो है, ये रो क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो कैरेक्टर से बड़ा फील्ड, फील्ड से बड़ा क्या, फील्ड से बड़ा क्या, रिकॉर्ड। ऐसे ही अलग अलग लोगों का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और उसको एक फाइल बनाकर हम भेज सकते हैं, ठीक है। एक रिकॉर्ड मतलब एक फाइल के अंदर में बहुत सारे रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। तो रिकॉर्ड से बड़ा क्या हो गया, फाइल, और ऐसे बहुत सारे फाइल एक डेटाबेस में रह सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आया कि स्मॉलेस्ट से। अब ये मैंने इसको एक्सप्लेन क्यों किया, ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो बेसिकली डेटाबेस जो होता है वो डेटा को स्टोर करके अपने पास रखने के लिए होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में डेटा उसमें स्टोर रहता है, वहीं से फिर हम लोग क्वेरी करके डेटा को निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा हिरार्की, वेरी नाइस, बिट बाइट फील्ड, वेरी नाइस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज डेटा। जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रोम पढ़ा रहा था, तो टाइप्स ऑफ रोम के अंदर में मैंने आपको पढ़ाया ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करता है और ये सिलेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। सीपीयू का सबसे करीबी मेमोरी, सीपीयू का सबसे जो एकदम पास में रहने वाला मेमोरी है वो कौन सा है। तो देखो, क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो हमारा वो सीपीयू का ही एक पार्ट है, जो रजिस्टर है वो सीपीयू का ही एक पार्ट है। तो सीपीयू के सबसे नजदीक कौन सा रहेगा, रजिस्टर रहेगा। और सबसे ज्यादा स्पीड भी किसका होता है, हाईएस्ट स्पीड भी किसका होता है, हाईएस्ट स्पीड भी किसका होता है, रजिस्टर का ही होता है। तो रजिस्टर, ध्यान रखना, अगर कभी आपके पास रजिस्टर और कैश दोनों हो तो रजिस्टर को हमेशा कैश से ज्यादा प्रायोरिटी देना, किसमें, स्पीड में और उसका जो एक्सपेंसिव होता है उसके अंदर में, ठीक। नाउ नेक्स्ट है व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। जब हम कंप्यूटर को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और इसका जवाब देना। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, बायोस रन्स अ प्रोग्राम। बेसिक इनपुट आउटपुट क्या करता है, एक प्रोग्राम रन करता है टू चेक वेदर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो बायोस के अंदर में जो कुछ प्रोग्राम होता है जो ये चेक करता है, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो ये चेक करता है कि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चेक करने वाला प्रोग्राम है, जो बायोस का एक छोटा सा पार्ट है, उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, वेरी नाइस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दैट इज पोस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटिन्यूअसली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा। जब मैंने आपको रैम बताया तो रैम के अंदर में मैंने आपको स्टैटिक रैम बताया, डायनेमिक रैम बताया। मैंने बोला कि जिसके पास स्पेस ज्यादा होगा उसको अब डेटा बार बार उसके अंदर जा रहा है, तो डेटा को मेंटेन करने के लिए उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो डायनेमिक रैम को बार बार डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सीडी रोम, डीवीडी रोम, वॉम आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये जो सीडी रोम है, डीवीडी रोम है या जो वॉम है, ये किस कैटेगरी के अंदर में आता है, तो मैग्नेटिक डिस्क तो नहीं आता है, ये सब किसके अंदर आता है, तो ये आपका मैग्नेटो सॉरी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आता है। और ये जो होता है ये आपका सीडी, सीडी आरडब्ल्यू जैसे बात कर रहे हैं, या डीवीडी आरडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये सब आता है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर आप बार बार रीराइटेबल कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। जैसे मैंने क्या बोला, ये जो आपका प्लेट है उसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ट्रैक्स में बांट दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने सेक्टर्स में बांट दिया। तो ये जो प्रोसेस है, जो हमने डेटा अलग अलग जगह पर हमारा डेटा रहेगा, इसको हमने बांट दिया है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। ठीक है, दिस इज नोन एज फॉर्मेटिंग। क्लियर, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। ठीक है, 1024 टेराबाइट्स आर इक्वल टू 1024 टीबी। 1024 टीबी बराबर क्या होता है? 1024 टीबी बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो, टीबी से बड़ा कौन सा था? टीबी से बराबर कौन सा था? पीबी। मतलब 1 टीबी, 1 पेटाबाइट बराबर क्या हो जाएगा? 1024 टीबी। और 1 जीबी बराबर कितना हो जाएगा? 1024 MB हो जाएगा। और 1 पीबी बराबर कितना हो गया? 1024 टीबी हो गया। और 1 ईबी बराबर हो जाएगा 1024 पीबी हो जाएगा। ठीक है, और 1 MB बराबर हो जाएगा 1024 KB हो जाएगा, है ना? तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है, विच डिवाइस डज नॉट यूज फ्लैश मेमोरी? इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो फ्लैश मेमोरी यूज नहीं करता? फ्लैश मेमोरी जो यूज नहीं करता, देखो, जो कैश मेमोरी है वो कैश मेमोरी हमारा क्या है? वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक पार्ट है, स्टैटिक मेमोरी है, तो ये यूज नहीं करेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया, जितना भी मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, जो SSD है, जो न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये आपका फ्लैश मेमोरी यूज करता है। तो कैश मेमोरी यहाँ पे यूज नहीं करेगा। उसी तरह से जो रैम वगैरह होगा वो भी यूज नहीं करेगा। ठीक, चलिए, एक चीज और है यहाँ पर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमॉस मेमोरी इज यूज टू स्टोर। सबसे पहले बात, अगर हम बात करें यहाँ पे सीमॉस और यहाँ पे क्या है? मेमोरी। तो सीमॉस का फुल फॉर्म लिख लो, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है समझना। ये जो सीमॉस होता है ना, ये काम करता है आपका, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने बोला सारा काम तो रैम के अंदर हो रहा है। ठीक है, रैम के अंदर क्यों हो रहा है भाई? डेटा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो हो रहा है। कुछ हमारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो सिस्टम बंद करने के बाद भी काम करते रहते हैं। ठीक, मतलब ये जो सीमॉस है, सीमॉस एक ऐसा मेमोरी है जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या जो सिस्टम का डेट एंड टाइम हो गया, कैलेंडर हो गया, उन डेटा को बस अपने पास स्टोर करके रखता है अपना, बाकी और कोई आपका पर्सनल डेटा इसके अंदर में नहीं रहेगा। जो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कितना जीबी रैम है, हार्ड डिस्क कितना है, कौन सा इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, ये जो पूरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, या डेट क्या है, कैलेंडर क्या है, देखोगे नेक्स्ट डे ओपन करोगे तो ऑलरेडी कैलेंडर आपका चेंज हो चुका होगा, डेट टाइम चेंज हो चुका होगा। तो ये जो अपडेट होता जा रहा है बार बार, तो ये किस मेमोरी में रहता है? तो सीमॉस मेमोरी में होता है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का जो सेटिंग है उसको अपने अंदर में रखता है। और क्योंकि इसके पास ये जो होता है ना, ये जो सीमॉस मेमोरी है, इसके साथ एक क्या होता है? बैटरी लगा होता है यहाँ पर। इसके साथ क्या होता है? गोल ऐसा यहाँ पे एक बैटरी लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सीमॉस बैटरी। ठीक है, सिम बहुत सस्ता बैटरी आता है, 8-10 साल चल जाता है उसमें। तो ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत कम बैटरी कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका डेटा ही बहुत कम है। तो ये बैटरी उसको लगातार बैकअप देता रहता है, तभी जाके इसके अंदर जो डेटा, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या फिर डेट एंड टाइम रहता है, वो उसके अंदर रिटेन रहता है। ठीक है, समझ में आ गया सीमोस क्या होता है? चलिए, बायोस स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, ये मैंने बता दिया है, और ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। क्लास कैसा लगा आपको ये भी बताना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से दीजिएगा। आप लोगों का आंसर नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, आंसर आएगा। मैं देख लूंगा कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, कितने हैं जो थोड़ा सा फोकस्ड है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। क्लास कैसा लगा वो जरूर से दीजिएगा। और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके पास एक थैंक्स का ऑप्शन है यूट्यूब का, इफ यू वांट टू ऑप्ट यू कैन यूज इट, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, क्लासेस लीजिए, फ्री क्लासेस हैं, और एंजॉय कीजिए इस क्लास को, और सिलेक्शन लीजिए जैसे हर साल बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, होप सो यहाँ तक सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। बस एक काम करना कि जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। जो फर्मवेयर होता है, वेरी गुड, जो फर्मवेयर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आज